नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। आगे बढ़ें उससे पहले न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप ही की मदद से हमारी पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। गत दिनों भारत सरकार ने NCERT की किताबों में बहुत सारे बदलाव कर दिए। इसमें महात्मा गांधी की हत्या, RSS के इतिहास और भारत में मुगल सल्तनत से जुड़े तमाम प्रकरणों में व्यापक काट छांट कर दी गई। क्या हिंदुस्तान का इतिहास मुगलों के इतिहास से अलग किया जा सकता है? अगर अकबर को इतिहास के पन्नों से हटा देंगे तो महाराणा प्रताप का क्या होगा और किससे होगी हल्दी घाटी की लड़ाई? औरंगजेब को गायब कर देंगे तो शिवाजी महाराज को कैसे पढ़ाएंगे? ये बातें, ये सवाल कई तरह के इंटरव्यूज में मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब ने उठाई। स्कूली सिलेबस से मुगलों का इतिहास काटने छाटने पर बहस जारी है। सरकार के इस कदम के बाद स्कूल की एक कक्षा का दृश्य देखिए। इतिहास की क्लास लगने वाली थी। क्लास में जबरदस्त गहमा गहमी का माहौल था। लड़के आपस में गुत्थम गुत्था थे, लड़कियां आपस में। कोई कागज का गोला बनाकर फेंक रहा था, कोई किसी की पीठ पर कलम से लिख रहा था। एक लड़की अपने पापा के साथ स्कूल आई थी, क्योंकि एक दिन पहले उसके किसी सहपाठी ने उसके सामने अपने प्रेम का इजहार करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्रस्ताव रख दिया था। लड़की ने इसे गलत मानते हुए पहली शिकायत अपने घर में की थी। घर वाले इस शिकायत को वापस स्कूल में लाना जरूरी समझते थे, इसलिए आज लड़की पापा के साथ स्कूल आई थी। इसी गहमा गहमी के माहौल में इतिहास के टीचर मिस्टर वर्मा क्लास में घुसे। आंखों पर मोटा चश्मा, कोनों से लटकती हुई मूंछ और धोती के ऊपर पहनी गई कोट। वर्मा जी पहली नजर में इतिहास के अजायब घर से गलतीवश भटक गई कोई आत्मा दिखते थे। कांख में इतिहास की मोटी सी किताब दबाए, गर्दन झुकाए वर्मा जी क्लास में घुसे। क्लास में थोड़ा शांति छा गई। स्कूल में वर्मा जी के दूसरे साथी बताते हैं कि जब से सरकार ने इतिहास की किताब में काट छांट की है, तब से वर्मा जी फिरंट हो गए हैं। उन्होंने स्कूल के स्टाफ रूम में खुलेआम बयान दिया था, ब्लडी पॉलिटिक्स, हाउ कैन दे चेंज हिस्ट्री लाइक दिस। बहरहाल वर्मा जी क्लास में घुसे थे कि पीछे से पीड़ित लड़के के पिता भी अपनी शिकायत लेकर घुसे। पिताजी ने कहा, वर्मा जी आप इसे हल्के में मत लीजिए, आगे चलकर यह लव जिहाद का मसला भी हो सकता है। इतिहास की कुंज गलियों में भटक रहे वर्मा जी का माथा ठनक गया। उन्होंने खुद पर संयम रखते हुए कहा, लव जिहाद के मामलों का निपटारा प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में होता है, आप कृपया वहीं जाएं, यहाँ बच्चों की पढ़ाई होती है। यह सुनकर पिता अपनी बेटी के साथ क्लास से निकल गया। इस बीच बाकी छात्रों में खुसर फुसर शुरू हो गई। वर्मा जी ने ऑर्डर के अंदाज में कहा, किताब खोल लो। जाहिरन उनका आज पढ़ाने का मन नहीं था, सो उन्होंने कहा, आज हम रिवीजन करेंगे। यह कहकर उन्होंने क्लास में सबसे तुर्रम लड़के को खड़ा कर दिया। इसके बाद शिक्षक छात्र संवाद शुरू हुआ। वर्मा जी ने पूछा, चाणक्य कौन था? तुर्रम छात्र ने कहा, चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने महाबलशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक किताब भी लिखी थी। वर्मा जी खुश हुए। उन्होंने अगला सवाल किया, वीरबल कौन था? तुर्रम लड़के ने कहा, वीरबल एक राजा का दरबारी था। वो बेहद चतुर्बुद्धि दरबारी था। राजा और वीरबल की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। वर्मा जी सकपकाए, पर कुछ न कहते हुए अगले सवाल पर चले गए। किला राय पिथौरा किसने बनवाया था? तुर्रम लड़के ने कहा, किला राय पिथौरा हिंदू शासकों ने बनवाया था। यहां से तोमर और चौहान वंश के शासकों ने दिल्ली पर लंबे समय तक शासन किया। वर्मा जी ने खुश होकर अगला सवाल किया, ताजमहल किसने बनवाया था? तुर्रम लड़के ने जवाब दिया, ताजमहल पहले से था। वर्मा जी का दिमाग चकरा गया। खुद पर काबू रखते हुए उन्होंने अगला सवाल दागा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तुर्रम लड़के ने जवाब दिया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के दो भाइयों ने की थी, जिनका नाम हरिहर राय और बुक्का राय था। 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच लगभग 310 सालों तक विजयनगर साम्राज्य कायम रहा। वर्मा जी फिर से खुश हुए। उन्होंने अगला सवाल किया, लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तुर्रम लड़के ने कहा, लाल किला पहले से था। वर्मा जी के दिमाग में कुछ कौंधा। उन्होंने पूछा, तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया? तुर्रम लड़के का जवाब आया, वह पहले से था।
वर्मा जी ने फिर पूछा, टोडरमल किसके दरबारी थे? तुर्रम लड़के ने जवाब दिया, वो एक राजा के दरबार में वित्त मंत्री थे। लग रहा था कि वर्मा जी के भीतर कुछ फटने को है। उन्हें इस बात का अफसोस भी था कि जिंदगी भर की पढ़ाई लिखाई व्यर्थ होने जा रही है। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अगला सवाल किया, अकबर कौन था? तुर्रम लड़के ने झटके में अकबर को निपटाया। हिंदू शासन के बाद भारत 800 सालों तक गुलाम रहा, अकबर उन्हीं में से एक था। वर्मा जी ने पूछा, हेमू कौन था? तुर्रम लड़के ने जवाब दिया, गुलामी की बेड़ियां तोड़कर हेमू ने दिल्ली में हिंदू शासन कायम किया था। वह हेमू विक्रमादित्य था। वर्मा जी ने अगला सवाल किया, हेमू को किसने हराया? तुर्रम लड़के ने जवाब दिया, बाद में उसे एक राजा ने हरा दिया। वर्मा जी भांप गए कि मध्ययुगीन इतिहास पढ़ने पढ़ाने का अब कोई फायदा नहीं, सो उन्होंने आधुनिक इतिहास में आने का निर्णय किया। तुर्रम लड़का कमर में फेटा बांधकर हर सवाल का सामना करने को तैयार था। वर्मा जी ने पूछा, गांधी जी की हत्या किसने की? तुर्रम लड़के ने कहा, एक पगलाए हुए ब्राह्मण ने गांधी जी की हत्या की। वर्मा जी ने फिर पूछा, उसने गांधी जी की हत्या क्यों की? तुर्रम लड़के ने तपाक से जवाब दिया, गांधी जी की उस विप्र ब्राह्मण के साथ जमीनी रंजिश चल रही थी। गांधी जी ने अंग्रेजों से मिलकर गरीब ब्राह्मण की जमीन पर कब्जा कर लिया था, उसके परिवार को बेघर कर दिया था। इसी से नाराज होकर उसने गांधी जी की हत्या कर दी। वह बहुत सीधा साधा धर्म भीरु ब्राह्मण था। गांधी जी ने ही उसे हत्या के लिए उकसाया था। लंबे वक्त से अपनी कुंठा को दबाए वर्मा जी के सब्र का बांध इसके बाद टूट गया। भरी क्लास में उनके मुंह से निकला, ब्लडी पॉलिटिक्स, हाउ कैन दे चेंज हिस्ट्री लाइक दिस? वर्मा जी के मुंह से निकली इस बात पर कक्षा के तमाम बच्चों ने अपना अपना मुंह ढककर आपस में कनखियों से संपर्क किया। तब तक कक्षा खत्म होने की घंटी बज गई। अगली क्लास विज्ञान की थी। उसमें नाली की गैस से चाय बनाने की विधि का प्रैक्टिकल होना था। अब क्लासरूम से न्यूज रूम में जाने का वक्त हो गया है। इस हफ्ते न्यूज रूम में जिस व्यक्ति ने अपनी कूड़मगजी जहालत और नफरत की थाप से माहौल को सजाए रखा, उसका नाम है तिहाड़ शिरोमणि। अपनी कमजर्फ नफरत की किताब से उन्होंने इस बार कुछ नया सामान निकाला है, मजार जिहाद। मजार जिहाद पर मजार जिहाद। मजार जिहाद को समझने के लिए मजार जिहाद का नाम दे रहे हैं। मजार जिहाद #मजार जिहाद पर इस नए तथाकथित जिहाद की सच्चाई से जुड़ी कुछ गंभीर और एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे हाथ लगी हैं। उस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि तिहाड़ शिरोमणि ने मजार जिहाद के बारे में क्या कहा। उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में गैर कानूनी मजारें बनाकर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। उत्तराखंड ही नहीं, अब यह पूरे देश में एक बिजनेस मॉडल बन चुका है, जिसके तहत पहले किसी पीर बाबा के नाम पर एक नकली मजार बना दी जाती है और फिर धीरे धीरे उसके आसपास के पूरे इलाके को घेर लिया जाता है। पिछली बार जब ये किसी बिजनेस मॉडल की बात कर रहे थे, तब इनको तिहाड़ जाने की नौबत आ गई थी। इसके बावजूद ये नए नए बिजनेस मॉडल से बाज नहीं आ रहे। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि किस तरह से इस देश में धार्मिक स्थलों के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जे का धंधा बहुत पुराना है। धार्मिक स्थलों की आड़ में जमीनें कब्जाने का फार्मूला बहुत जांचा परखा है। इस मामले में भी साफ दिख रहा है कि बच्चों के पार्क की जमीन पर मंदिर खड़ा कर लिया गया। लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि गोल्ड स्टैंडर्ड वाला आज तक इस चौतरफा फैली हुई समस्या को एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का जरिया बना लेगा। मंदिरों मजारों के नाम पर सरकारी जमीनें कब्जाने की बीमारी को जब तिहाड़ शिरोमणि और आज तक चैनल ने सांप्रदायिक दुर्भावना फैलाने, गलत जानकारियां देने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, तब हमने उत्तराखंड सरकार के कुछ दस्तावेज खंगालने का निर्णय किया। ये दस्तावेज आज तक के कथित मजार जिहाद के दावे की न सिर्फ हवा निकालते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि देश का सबसे तेज चैनल मनगढ़ंत और सांप्रदायिक खबरें फैला रहा है। इसका प्राइम टाइम एंकर दो समुदायों के बीच नफरत को उकसावा दे रहा है, बुलडोजर जैसी वाहियात सियासत को बढ़ावा दे रहा है। उस अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने का भी कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं है कि इन मजारों पर बुलडोजर चला दे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में धर्म एक बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का यह बयान भी लगे हाथ सुन लीजिए। भाइयों बहनों, इस प्रदेश के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले जो अनावश्यक रूप से, जो अभी हमने चिन्हित किया है कि जगह जगह पर कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं पर कुछ और बना दिया है, धामी जी पूरी बात नहीं कह रहे,
वो थोड़ा बोल रहे हैं और थोड़ा छुपा रहे हैं। वो कह रहे हैं मजार हो या कुछ और। ये जो कुछ और है वो दरअसल हिंदू धार्मिक स्थल हैं। जाहिर है धामी जी इसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और साथ में वो इन धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की मंशा भी नहीं रखते। अब तक की कार्रवाई से तो यही लगता है कि उनके निशाने पर सिर्फ अवैध मजारे हैं, अवैध मंदिर नहीं। उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल चुनावों के बाद सार्वजनिक और वन भूमि पर अवैध धार्मिक निर्माण को लेकर सर्वे करवाने का निर्देश दिया था। दरअसल इस कथित मजार जिहाद को सबसे पहले हवा देने का काम आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने बीते साल शुरू किया था। मजार जिहाद शब्द उसी समय सामने आया था। सुधीर चौधरी तो बस नकल मारकर परीक्षा पास कर रहे हैं। खैर, अपने ताजा बयान में धामी जी जो कह रहे हैं वो सर्वे का अधूरा सच है। उस सर्वे का सबसे दिलचस्प पहलू आपको जानना चाहिए। सरकार खुलकर ये नहीं बता रही कि जो अवैध धार्मिक स्थल पाए गए हैं उनमें कितने मंदिर, कितने मजार मस्जिद, कितने चर्च और कितने गुरुद्वारे हैं। इस सर्वे से जुड़े कुछ दस्तावेज हमारे हाथ लगे। उत्तराखंड सरकार के दस्तावेजों से हमें जो जानकारी मिली है वह एक अलग ही कहानी बयान करती है। उनके मुताबिक इस सर्वे में सबसे बड़ी संख्या मंदिरों की है, जिसके जरिए वन क्षेत्रों में अवैध कब्जा पाया गया है। थोड़ी संख्या मजारों की भी है। चर्च और गुरुद्वारे लगभग न के बराबर हैं। हमारे पास इनमें से कुछ दस्तावेज मौजूद हैं, आप एक एक कर देखें। उत्तराखंड राज्य 30 से ज्यादा वन प्रभागों में बंटा है। उत्तराखंड सरकार के एक दस्तावेज के जरिए हमें इनमें से 10 वन प्रभागों में मौजूद धार्मिक संरचनाओं का पता चला है। तराई, बागेश्वर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, रामनगर आदि वन प्रभाग इनमें से प्रमुख हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 10 वन प्रभागों में कुल मिलाकर 155 धार्मिक स्थल चिन्हित किए गए, जो कि सरकारी भूमि पर बने हैं, और ये सारे के सारे मंदिर हैं। उत्तराखंड वन विभाग का एक और दस्तावेज इस आंकड़े और इस मुद्दे पर गहरी रोशनी डालता है। इस आंकड़े में उत्तराखंड के 4 इलाकों में स्थित अवैध धार्मिक स्थलों का विवरण है। ये 4 इलाके हैं गढ़वाल वृत्त, यमुना वृत्त, भागीरथी वृत्त और शिवालिक वृत्त। इन चारों वृत्त में मिलाकर कुल 167 अवैध धार्मिक स्थल चिन्हित किए गए थे। इनमें से 155 मंदिर थे, 10 मजारें थी और 2 गुरुद्वारे बताए गए। उत्तराखंड वन विभाग का एक और दस्तावेज राज्य के 2 बड़े टाइगर रिजर्व के अंदर मौजूद अवैध धार्मिक स्थलों की संख्या हमें बताता है। ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर मौजूद धार्मिक स्थलों की संख्या पर आधारित है। इन दोनों राष्ट्रीय पार्कों के भीतर कुल 84 धार्मिक स्थल चिन्हित किए गए। इनमें से 53 मंदिर और 28 मजारें हैं। बाकियों के धार्मिक चरित्र के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। इन आंकड़ों की रोशनी में अगर हम बात करें तो सार्वजनिक जमीनों को कब्जाने की होड़ में हर वर्ग, हर धर्म के लोग लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर किस नीयत से तिहाड़ शिरोमणि जैसे लोग जिहाद जैसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं? आज तक किस दबाव में इस तरह की एक तरफा खबरें फैला रहा है, 2 समुदायों के बीच जहर भरने का काम कर रहा है? इंडिया टुडे समूह देश का एक पुराना और प्रतिष्ठित मीडिया समूह है। फिर किस मजबूरी में वह अपने प्रतिष्ठित मंच का इस्तेमाल धार्मिक नफरत, फिरका परस्ती और अर्धसत्य फैलाने के लिए कर रहा है? इसका जवाब है इन मीडिया संस्थानों की आय का जरिया। यह पैसा सरकारों से विज्ञापन के रूप में मिलता है, इसलिए सरकारों के कुकर्मों पर सवाल उठाना आज तक और इसके जैसे तमाम चैनल भूल चुके हैं। आपको जरूरत है एक ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म की जो इस देश के नागरिकों के समर्थन और उनके पैसे से चले, उनके लिए जवाबदेह हो, न कि सरकारों के लिए। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर आप इस बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। तिहाड़ शिरोमणि ने बीते हफ्ते सिर्फ नफरत का कारोबार ही नहीं किया, लगे हाथ उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड पत्रकारिता का एक नया मानक स्थापित करते हुए पूरे देश को बताया कि भाजपा की सफलता से हम क्या सीख सकते हैं। यह बताते हुए बड़ा मकसद यह बताना था कि भाजपा की सफलता से उन्होंने क्या सीखा है। हालांकि उन्होंने साफ साफ नहीं बोला, हम बता देते हैं। उन्होंने सीखा है चापलूसी के 54 तरीके। भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन है, उनका स्थापना दिवस है, इसलिए आज इस मौके पर हम बीजेपी की सक्सेस स्टोरी का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। मोदी और भाजपा की सफलता और महानता पर इस तरह के शो खबरिया चैनलों पर हर पखवाड़े नमूदार हो जाते हैं। इसके जरिए चैनल वाले मौसम बेमौसम चापलूसी का संदेश भेजते रहते हैं, कभी 51 कहानियां तो कभी 51 कविताएं। बीजेपी जैसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की सफलता का कोई भी विश्लेषण ब्लैक एंड व्हाइट तो हो ही नहीं सकता। इनमें बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं, पर्दे के पीछे अनगिनत खेल होते हैं।
दशकों की मेहनत होती है। आज की सफलता के पीछे 40-45 सालों की हताशा और निराशा के अनगिनत अध्याय हैं, लेकिन चापलूसी करना हो तो ये भी कहा जा सकता है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से बहुत दूर रहती है और ये कांग्रेस और बीजेपी में एक बहुत बड़ा अंतर है। और ये भाजपा में ताजा एंट्री है। ऐसे अनगिनत चेहरे हैं जिनको दिखाकर हम आपको बोर नहीं करना चाहते। भाजपा की मौजूदा सफलता का आकलन करने का एक पैमाना है सोशल मीडिया, इंटरनेट की दुनिया में इसके द्वारा किए जाने वाले तमाम नैतिक अनैतिक खेल। फेसबुक के साथ मिलकर विपक्षी दलों के खिलाफ भाजपा द्वारा सोशल मीडिया और इंटरनेट पर छद्म तरीके से फैलाया जा रहा दुष्प्रचार भाजपा की मौजूदा सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। जाहिर है तिहाड़ शिरोमणि इस पहलू का विश्लेषण कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक है, व्हाइट कुछ भी नहीं। और न्यूज की ताजा पड़ताल भाजपा के इस अनैतिक खेल का खुलासा करती है। फेसबुक यानी मेटा भाजपा के पक्ष में विपक्षी पार्टियों के खिलाफ छद्म पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करती आ रही है। फेसबुक की विज्ञापन नीति अपारदर्शी है। यह छद्म वेबसाइटों के जरिए करोड़ों रुपए का विज्ञापन लेकर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ दुष्प्रचार करती है। इन छद्म वेबसाइटों के सोशल मीडिया पेजेस के लाखों लाख फॉलोअर हैं। ये करोड़ों रुपए जो भाजपा फेसबुक पर खर्च कर रही है, इन पर न तो चुनाव आयोग का कोई नियंत्रण है, न ही ये आदर्श आचार संहिता के तहत आते हैं, न ही भाजपा की कोई जवाबदेही तय होती है। शिरोमणि कभी इसका भी विश्लेषण करें, भारत आपका आभारी रहेगा। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। यह रिपोर्ट रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई सांप्रदायिक हिंसा की पड़ताल करता है। अभी अब पहले के जुलूस में बहुत फर्क है। पहले के जुलूस में जो जुलूस होता था तो वो लोग अपने भगवान का जो कुछ भी होता था अपना बजाते हुए लेकर जाते थे नॉर्मली। आज दूसरा ही कुछ बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वही जो आपको मतलब हिंदुस्तान में रहना है तो ये बोलना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। वो एक दूसरे को मतलब चिढ़ाने वाला चीज। नमाज के बाद जो पूरे मुस्लिम जो लोग बैठ के नमाज अदा कर रहे थे, जो भी करते, उन लोग एक साथ आके पत्थर स्टोन पेल्टिंग किए थे। पूरा मतलब पत्थर लेके श्री अपार्टमेंट जो अपार्टमेंट है वहाँ पे मारा गया था, मंदिर में मारा गया था। डोमिनोज का गेट तोड़ा गया एंड देन फिर आपका जूडियो का पूरा कांच तोड़ दिए थे और आग भी फेंका गया था फेज 3 में हमारा जो कॉम्प्लेक्स अभी देख रहा है वहाँ पे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।